हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हम जो एचटेट टीजीटी साइंस के हैं पीवाई के वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे 2023। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, फोर फोस्फोराइलेशन अकर्स इन टू ऑफ फॉलोइंग स्टेप। तो वहां पे दो स्टेप्स में क्या होता है, फोर फोस्फोराइलेशन बनता है। तो हमें बताना है कि वो इन चारों में से कौन से दो स्टेप होंगे जहाँ पे फोस्फोराइलेशन बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको ये आता होगा ना तभी पता चलेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदला जाता है। तो इसकी एक स्टेप की लिस्ट आती है। तो वो आप अगर इस पे गूगल पे भी लिखोगे ना, ग्लाइकोलाइसिस लिखोगे या ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट लिखोगे, तो वहां पे आपको वो पता चल जाएगा। तो वहां से भी आप एक बार कंफर्म कर लेना स्टेप्स को। बाकी यहाँ पे दो स्टेप हैं जहाँ पे फोर फोस्फोराइलेशन बनता है। तो वो कौन से हो जाएंगे। पहला देखो क्या है, जब 1,3-डाइफोस्फोग्लाइसरिक एसिड को हम किस में बदलेंगे, 3-फोस्फोग्लाइसरिक एसिड में। तो एक तो यहाँ पे है जो हमारा क्या बनेगा, फोर फोस्फोराइलेशन बनेगा। उसके बाद सेकंड है, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड से हम क्या बनाए, पायरुविक एसिड बनाए, तो भी हमारा क्या बनेगा, फोर फोस्फोराइलेशन बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा 1 और 2। ये वाले जो स्टेप हैं, 2-फोस्फोग्लाइसरिक एसिड से फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, यहाँ पे नहीं बनता। 3-फोस्फोग्लाइसरिक एसिड से 2-फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, यहाँ पे भी नहीं बनता। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 और 2 दो स्टेप होते हैं, इन दोनों स्टेप में क्या बनता है, फोस्फोराइलेशन बनता है। तो हमारे जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज। कोई एक वो है, यंग एडल्ट है, उसकी जो नजर है वो ठीक ठाक है, नॉर्मल है। तो वहां पे हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम कितना डिस्टेंस है वो साफ से देख पाएगा। तो देखो, पहले बेशक से जो 11th-12th का लेवल बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब इतना नहीं आता। अगर आपने 6 to 10 एनसीईआरटी भी अच्छे से की है तो आपके हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, और यहाँ पे 6 to 10 वाले पोर्शन में भी आपका जो मोस्ट ऑफ एग्जाम है वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती। नॉर्मल विजन है तो मैक्सिमम की हम कोई लिमिट नहीं बता सकते कि यहाँ तक क्लियर दिखेगा। लेकिन जो मिनिमम की लिमिट होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, पजलिंग के लिए क्या दिया होता है, देखो 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर। तो इन छोटी छोटी चीजों का एग्जाम टाइम में आपने ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर पे हम लगा रहे हैं, मीटर पे हम लगा रहे हैं। तो जो इसका ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर है वो एक यंग एडल्ट की क्या होती है, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस सही से देखने की क्या होती है, लिमिट होती है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन 2 का क्या जाएगा, क्वेश्चन 2 का क्या जाएगा, ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स ट्वाइस। अगर हम जो लाउडनेस है ना साउंड की, उसके एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो लाउडनेस किस फैक्टर से इंक्रीज होगी। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है क्या, कि जो लाउडनेस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्केयर के। तो यहाँ पे हमने लिखा L से लाउडनेस, ए से एम्पलीट्यूड का स्केयर। अब इन्होंने क्या बोला कि एम्पलीट्यूड है ना वो क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए। इट मीन्स ए के प्लेस पे क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो ये है, तो हमारी जो लाउडनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 का स्केयर 4 और ए का स्केयर, तो 4a स्केयर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लाउडनेस है वो किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी, हमारी फैक्टर 4 से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या था, एक भी नहीं था, यहाँ पे 4 है। तो लाउडनेस किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी, फैक्टर 4 से वो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगी लाउडनेस ऑप्शन 4 से इंक्रीजेज बाई फैक्टर 4। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड है वो ये ऐसे आएगा। उसके बाद फोर्थ देखो, इन द फॉलोइंग विच इज एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन। अगर हम एक फिजिकल साइंस के लेसन बनाते हैं तो वहां पे किन किन चीजों का होना चाहिए, जो जो चीजें एलिमेंट होनी चाहिए, मतलब एक लेसन बनाते समय। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसके सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं ना, टाइटल क्या होगा, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसकी पूरी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऐसे ही हम एक फिजिकल साइंस लेसन लिखते हैं ना। ये होता है आपकी जो पेडागोजी वाली फाइल होती है ना, वहाँ पे हमें पता होता है कि वहाँ पे हमें सिखाया जाता है हम फिजिकल साइंस के लेसन। फिजिकल साइंस नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कैसे हम उसके लेसन लिखेंगे वो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तीनों ही चीजें सही हैं। तो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा, कि सारे ही ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, सही। उसके बाद क्वेश्चन 5, if an object is moving with constant acceleration along one direction only,
अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो nth सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होगा, अगर u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और a हमारा एक्सीलरेशन है। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये भी आपका किसका है, क्लास 9th का है, मोशन जो यूनिट है उसका है। तो वहां पे हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होती है। तो एक इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 एटी स्क्वेयर। तो वो किसके लिए थी, वो तब थी जब हमारे पास ये टाइम दिया होता है हमें कि इतने टाइम बाद, इतने सेकंड बाद, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, nth सेकंड बाद। nth सेकंड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, एस एस एन लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो u प्लस ए बाई टू इंटू में 2n-1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। आप अगर एस टाइम टी पे बताना हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और nth सेकंड पे बताना है तो Sn की वैल्यू हो जाएगी u प्लस में a/2 इंटू में 2n-1। तो ये वाला हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ दीज फाइलम पोसेसेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा फाइलम होगा जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो फर्स्ट क्या है, एनिलिडा, सेकंड क्या है, आर्थ्रोपोडा, थर्ड क्या है, मोलुस्का, फोर्थ क्या है, एकिनोडर्माटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है हमारा वो सही हो जाएगा। एनेलिडा ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्माटा, इनमें क्या होता है, तीनों में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7, बायोलुमिनेसेंस अकर्स इन, कि जो बायोलुमिनेसेंस होती है वो कहाँ पे अकर होती है। तो यहाँ पे बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी से लाइट एमिट करे तो उसको हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। तो यहाँ पे देखो, कोलेंटेरोटा, स्टेनोफोरा, स्टेनोफोरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा कोलेंटेराटा, तो इनमें सारे ही मॉलिक्यूल में क्या होती है, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, बायोलुमिनेसेंस होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑप्शन आर राइट। ऑप्शन 4 हमारा वो सही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 हो गया। 8, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि सेल है वो डिवाइड होती हैं और जो पहले वाली जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल वहां पे बनती हैं। तो ये वाली चीज देखो, ये तो एक स्टेटमेंट है, एक साइंटिस्ट ने बताई थी, तो वो साइंटिस्ट कौन था वो हमें बताना है। तो वो साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चोव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बायो का जो भी पोर्शन है उसमें आप मैक्सिमम देखोगे ना तो याद करने की चीज होती है, अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। तो बायो वाले पोर्शन को अगर आपका ज्यादा ही अच्छा है ना तो पहले पढ़ना, अदरवाइज आपने पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से करना है, क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है ना वो 40 अप्रोक्स मार्क्स हमारे आ जाए वो होता है। तो बायो को अगर आपको बहुत ही अच्छी है तो मैं सजेस्ट करूंगी, वरना तो बायो में क्या होता है, लर्निंग बेस होते हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 9, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, यहाँ पे हमें कॉलम 1 दी है, कॉलम 2 दी गई है, यहाँ पे हमें रिएक्शन बतानी है। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ये नहीं आता कि हमें नहीं पढ़ा हुआ हमने, तो क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, सब हम 10th क्लास का है ये भी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने सबने पता होता है कि जब कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस करे तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इनमें से ढूंढो कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mg है और CuSO4 है, तो Mg वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर की बजाय, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां पे लग जाएगा। तो हमें पता चला कि D का है 3। तो यहाँ पे आओ, अब ऑप्शंस पे आओ, D का 3 इसमें है, D का 3 इसमें है, तो ऐसे आपने ये पता चला कि ये दोनों क्या है, गलत है। तो या तो ऑप्शन 1 रहेगा या ऑप्शन 3 रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, ए का है IV इसमें और इसमें, ए का 4 है, दोनों में ही ए का 4 है। इट मीन्स क्या हुआ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज, मतलब क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले ना हमें, तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिले, सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो कंबाइन हो गई। और सिंगल रिएक्टेंट से हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो डिकम्पोज हो गए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए का क्या आएगा, ए का आएगा 4। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का ये आ गया 4, डिस्प्लेसमेंट का ये आ गया। तो अब इन दोनों में देखो, ये दोनों बचे हैं,
कि थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपकी क्लास 10th का क्वेश्चन है। और जो थर्मल डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, 2KClO3 KClO3O2 में बदल जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उसमें क्या होता है, 2Al2O3 4Al + 3O2। ये जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 10 की केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, वहां से आपका इक्वेशन बनता है। तो यहाँ से देखो ये वाला जो पेपर था ना मॉडरेट लेवल का था, और 11th 12th तक तो बहुत ही 1-2 क्वेश्चन बोल सकते हो आप, चलो 5 to 10 भी लगा लो मैक्सिमम, तो भी 50 क्वेश्चन तो आपके 6 to 10 से ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल पोसेसेस 4 लेयर्स। जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसमें 4 लेयर होती हैं, जिसमें से करेक्ट सीक्वेंस आउटसाइड से लेके इनसाइड तक हमने सीक्वेंस बतानी है। तो यहाँ पे देखो ये भी फिक्स ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीक्वेंस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पहले कौन सी आएगी। यहाँ पे तो ये फिक्स होती है कि पहले ये वाली लेयर होती है, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। तो जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है सेरोसा आउटसाइड से। सबसे पहले यहाँ पे आएगी सेरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब मुकोसा, और उसके बाद मुकोसा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से हमें हर एलिमेंट का 40 ग्राम फेरिक सल्फेट में कितने मोल एलिमेंट के प्रेजेंट है, ये हमें बताना। तो यहाँ पे एलिमेंट है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि हर एलिमेंट के हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, किसमें 40 ग्राम में, किसमें फेरिक सल्फेट में। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी मोल कॉन्सेप्ट। तो टीजीटी साइंस में जो 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितना हो पाता है मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले आपको फेरिक सल्फेट का पता होना चाहिए। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2SO4 की थ्राइस। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। क्योंकि हम क्यों निकालेंगे मास, यहाँ पे हमें 40 ग्राम गिवन है फेरिक सल्फेट का। तो पहले हम देखेंगे कि फेरिक सल्फेट के कितने मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही होते हैं ना। तो पहले हमारे पास क्या होगा, 40 ग्राम का गिवन मास तो है हमारे पास, लेकिन मोलर मास नहीं है, तो वो हमें इससे निकाल लेंगे, गिवन है। तो Fe कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाई में 56 प्लस में यहाँ पे कितने 3 हैं, और S कितना है, 1 है, तो 1 का मास 32 प्लस में। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे अंदर की साइड 4 है, और साथ में मल्टीप्लाई में 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो मल्टीप्लाई में 16। तो यहाँ पे 112 3 इंटू में 96, तो ये 288। तो यहाँ से जो हमारा फेरिक सल्फेट का मास आएगा वो आएगा 400 ग्राम। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, हमने इसका मास निकाला। अब हम देखेंगे कि फेरिक सल्फेट के मोल्स कितने बनेंगे इस 40 ग्राम में। तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास मतलब 40 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास क्या है, 400 ग्राम। तो 40 बाई 400 ये आएगा 1/10 0.1 मोल्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, फेरिक सल्फेट के मोल्स हैं वो देख लिए 40 ग्राम में कितने होंगे। अब हम हर एलिमेंट का गिवन मास निकालेंगे, और वहां से गिवन मास और बाई मोलर मास करके वहां पे हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, तो पहले हमने फेरिक सल्फेट का कितने ये निकाला कि कितने मोल्स हैं। अब वहां से देखो यहाँ पे मोल्स तो सेम रहेंगे, फेरिक सल्फेट के जो मोल्स हैं 40 ग्राम में वो तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 0.1, क्योंकि ये आया। उसके बाद पहले हम देखो Fe के लिए निकाल रहे हैं, तो गिवन मास हम इसका निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। यहाँ पे हम किसका डालेंगे, जितने भी टोटल हमारा Fe का मास रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मोल्स है वो कंप्लीट फेरिक सल्फेट के हमने लिए हैं। तो एक Fe का 56, 2 का 112। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गिवन मास है वो कितना आ जाएगा 11.2, किसका, Fe का। अब हमें मोल्स निकालने हैं Fe के, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन मास जो आया है अपना 11.2 और मोलर मास ऑफ Fe विच इज 56। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.2। ऐसे हम देखेंगे सल्फर के लिए। अब सल्फर का भी पहले हम गिवन मास निकालेंगे, तो 0.1 मोल्स हैं इज इक्वल टू गिवन मास हम निकालेंगे डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पे ढूंढो सल्फर कितने हैं, 3 हैं, और एक सल्फर का मास है 32, तो 3 का कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से ये मल्टीप्लाई में गया तो मास कितना आया 9.6 ग्राम्स। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 9.6 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है सल्फर का 32, तो ये कैंसिल होकर 0.3 आ जाएगा। ऐसे आपने ये करना है। अब ऑक्सीजन के लिए सेम निकालेंगे, पहले ऑक्सीजन का गिवन मास निकालेंगे। तो मोल्स कितने निकाले हमने 0.1, गिवन मास हम निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन टोटल कितनी है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के मोल है और एक का मास 16 है, तो 12 इंटू 16 करोगे तो 192 आएगा। यहाँ से 19.2 इसका मास आया है गिवन।
तो मोल्स कैसे आए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास 19.2, मोलर मास 16 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.2। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो होप आपको समझा पाई हो। बाकी जो मोल कॉन्सेप्ट है वो भी आप देख सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट है ना, वो इसकी मोल कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो एक्सप्लेन्ड है, और वहां पे टीजीटी साइंस के जो क्वेश्चन है वहां पे आपको मिलेंगे मोल वाले जो भी आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन 12, विच ऑफ फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, कौन से जो प्रोसेस है इनमें से एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन से करना है। हमें पता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होता, क्योंकि हम हीट देते हैं तभी इवेपोरेशन हो पाता है। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमें हीट मिलती है और एंडोथर्मिक में हमें रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक हमसे पूछा गया है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे भी थर्ड होगा वो तो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, तो ये वाली कट गया इससे। ऐसे आपने करना है। उसके बाद हमें सबको पता होता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जब एसिड में पानी मिलाया जाता है ना तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो 2 तो हर उस ऑप्शन में आना ही आना चाहिए। तो 2 इसमें है और इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो ये वाला भी कैंसिल। ऐसे भी कर सकते हो आप इनको। उसके बाद क्या है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर का सब्लिमेशन कैसे होता है कि वो सॉलिड से गैस में बदल जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक, तो उससे हमें हीट नहीं मिलती, उसको हमें हीट देनी पड़ती है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ से कौन से हो जाएंगे, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो फर्स्ट और 2 है वो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन 1 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी किसका है, मोल कॉन्सेप्ट का है, और ये भी मैंने वहां पे वीडियो में एक्सप्लेन किया मोल कॉन्सेप्ट में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पे इस कॉलम को हमने इससे मैच करना। तो यहाँ पे देखो क्या है, 28 ग्राम ऑफ He। तो यहाँ पे इनसे हमें मिलाना। यहाँ पे आप एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये लगो हमें पता ही नहीं इसमें क्या करना है, लेकिन यहाँ से हमने क्या देखा कि हमें ये वाली चीज नोन है कि मोलिकुलर मास ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है, सबको पता है NaCl होता है, NaCl होता है, और Na का मास क्या होता है 23 और Cl का 35.5। तो यहाँ से हमें पता चला कि 58.5 जो मास होगा ना, मोलिकुलर मास होगा कॉमन साल्ट का। तो C का 1 आएगा, यहाँ से हमें इतना पता चला। यहाँ पे देखो C का 1 ही ऑप्शन में है। तो ऐसे भी कई बार आपके क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। क्वेश्चन को लीव मत किया करो, एटलीस्ट एक टाइम है क्वेश्चन को पढ़ा करो। जो ऑप्शन आपको नोन लगता है क्या पता उसके एलिमिनेशन से आपका हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन से हमारे सारे हो गए। मैं आपको एक्सप्लेन सब करके दिखाऊंगी, लेकिन ये था मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो C का 1 देखो इस क्वेश्चन में है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 राइट हो चुका है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं इसको, क्या है 28 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ हीलियम के जब हम मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट जो हमें दिया होता है, तो 28 डिवाइड बाई मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4, तो डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से कटा तो ये 7 मोल्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास A का क्या आया 2, तो यहाँ पे भी क्या है A का 2 है। तो ऐसे आपने इनको देखना। उसके बाद B क्या है 0.5 मोल ऑफ O2, 0.5 मोल ऑफ O2। तो मोल कितने हैं 0.5, गिवन मास हम निकाल लेंगे यहाँ पे, और O2 का एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 है तो 32, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो तो ये आया 16 ग्राम। तो बी का ऑप्शन क्या आएगा 16 ग्राम। तो बी का आया 4, वो भी सेकंड में ही है। उसके बाद लास्ट क्या है 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो मोल कितने हैं 1.5, गिवन मास हम निकालेंगे, मोलर मास 40 है तो मल्टीप्लाई हुई तो 60 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास इसका ऑप्शन का आएगा 60 ग्राम, जो कि है ऑप्शन थर्ड। तो वो भी किसमें है बी में है। तो ऐसे आप इनको कर सकते हो। बाकी मोल कॉन्सेप्ट आप वहां से देख सकते हो। इस वाले टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मोल कॉन्सेप्ट के। उसके बाद क्वेश्चन 14, मैच द मिक्सचर गिवन इन कॉलम 1 विद द मेथड ऑफ सेपरेशन गिवन इन कॉलम 2। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इस कॉलम 1 से कॉलम 2 में, ये देखो 8 9 के क्वेश्चन है, ये 6 7 के। यहाँ पे डिकेंटेशन क्या होता है, सीविंग क्या होता है, सबको ये वाले पहले वाले हैं। तो अब वाला जो पेपर हुआ था ना, ये मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पे 11 12 थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो आपने 6 to 10 को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे भी वही करेंगे हम जो पहले हमने देखा था, ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, आयरन पाउडर मिक्स्ड विद फ्लोर, साल्ट मिक्स्ड विद वाटर, किडनी बीन्स मिक्स्ड विद राइस फ्लावर। हमें नहीं पता, हमने सोचा हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं पता डिकेंटेशन क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, लेकिन हमें पता है जो यहाँ पे हमें दिखा। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें आपको आयरन का मैग्नेट का काम। सबको पता, बच्चे को पता है कि मैग्नेट कहाँ पे काम करेगा, आयरन पे काम करेगा। तो आयरन पाउडर है, अगर वो मिक्स हुआ है किसी चीज के साथ, तो वहां पे हम मैग्नेट की हेल्प से उसको अलग करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चला कि बी का क्या आएगा 3। तो यहाँ पे ढूंढो बी का 3। तो एक ऑप्शन हमने यहाँ से नेग्लेक्ट किया है। ऐसे करना है अपने। उसके बाद
साल्ट मिक्स विद वाटर, ये भी सबको पता है कि जब हमारा पानी में जो साल्ट मिक्स होता है तो उसको हम कैसे अलग करते हैं, इवेपोरेशन से। तो सी क्या क्या आएगा, फोर्थ। सी का फोर्थ ढूंढो। अब ये देखो एक ही ऑप्शन में है सी का फोर्थ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। ऐसे नेग्लेक्टेड जो आपको आता है ना उसको अप्लाई करके देखो, एक क्वेश्चन को 1 मिनट कम से कम दो, तो जो आपको आएगा उसी से आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, आपको फालतू में ये टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अब हम देखेंगे वापस से, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका है कि 2 राइट आएगा, लेकिन फिर भी देखो ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये वाटर है और उस पे ऑयल होता है, तो डिकेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक चीज नीचे जो है वो सेटल हो जाती है और ऊपर से हम उसको इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका ये आएगा डिकेंटेशन। इसका हमारे पास मैग्नेट हो चुका, इसका इवेपोरेशन हो चुका, और ये जो नहीं होता हमारे जो चावल में जो फ्लोर होता है उसको हम ऐसे छान के छलने से करते हैं, तो ये वाली चीज हो जाएगी सीविंग। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, लिकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे आर मेड अप ऑफ। लिकेन्स हैं, लाइकेन्स हैं, वो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं पोल्यूशन के लिए, तो वो किससे बने होते हैं। देखो पहले आया था कि लाइकेन्स कौन सी गैस के लिए यूज होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए यूज होते हैं। तो अब के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो किससे बने होते हैं। तो जो अपने बायो के क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है तो बता पाओगे, अंडरस्टैंडिंग इसमें कुछ नहीं होती। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्गे के और फंगी के। एल्गे को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियंट, और फंगी को क्या बोलते हैं, माइकोबियंट। फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट। उसके बाद क्वेश्चन 16 देखो, colloidal system A is formed by mixing solid and liquid, colloidal system B is formed by mixing solid and gas, while colloidal system C is formed by mixing liquid and gas। तो हमें इनमें से बताना कौन सा हुआ, तो सबसे फर्स्ट ढूंढो। ए क्या है, सॉलिड और लिक्विड के मिलने से बनता है, तो ना तो मिस्ट बनता है ना मिल्क बनता है, तो यहाँ पे कलर्ड ग्लास सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल रहेगा कौन सा, पेंट का, कि जो पेंट्स है वो कौन सा एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो ऐसे ही सही हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बी क्या है, सॉलिड और गैस का मिलना, तो सॉलिड और गैस का मिलना क्या होता है, स्मोक, डस्ट पार्टिकल हमारे सॉलिड हो जाते हैं और गैसियस, उसमें हमें जो धुआं सा दिखता है ना वो गैसियस हो जाता है। उसके बाद क्या है लास्ट वाला, लिक्विड एंड गैस, वो हमारे क्लाउड हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 है इसके लिए हमारा वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17, एक फोर्स है, ए फोर्स एफ इज दिस, न्यूटन एक्ट ऑन ए 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकंड, देन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू ऐसे गिवन है, इन्होंने ऐसे दे दी, हमें फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होता है, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या आया, एम डेल वी बाई डेल टी। इतनी चीज तो हमें पता है, लेकिन एफ की वैल्यू हम कहाँ से लाएं, चेंज इन वेलोसिटी हम ले आएंगे, मास हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, लेकिन एफ की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए बस। तो अगर आपकी एफ की वैल्यू ऐसे गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 9 36, तो ये आया 49, तो ये आएगा 7। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू 7, मास 5 है, डेल्टा वी बाई एक्सीलरेशन कितना आया 10। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। अब हम चलते क्वेश्चन 18 पे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज को करिकुलम एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग में कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट होती है। तो देखो साइंस में क्या होता है, साइंस क्लब भी बनाना होता है, टेक्स्ट बुक से अकेले कुछ नहीं कर सकते हम, ऑडियो विजुअल एड से भी नहीं, ब्लैक बोर्ड से भी नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आया, साइंस क्लब। इन विच ऑफ फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले देखो डेवलपिंग स्टेज ही पूछिए, तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्शन रिसर्च हमें करना होता तो उसके लिए हम क्या बनाते, एक एक्शन प्लान बनाते। तो क्या हो जाएगा, डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लान तो बाद का स्टेप है, आइडेंटिफाइंग टॉपिक वो भी बाद का स्टेप है, शेयरिंग द कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, तो ये क्या हो जाएगा। उसके बाद ये तो बहुत लास्ट का स्टेप है, पहले हम टॉपिक को वो करते हैं, लेकिन डेवलपिंग स्टेज में क्या आएगा, एक एक्शन प्लान को डेवलप करना। क्वेश्चन क्या है हमारा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, अगर ये आपको याद है तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। और क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है Na3AlF6 होता है, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन 2 है वो राइट हो जाएगा, Na3AlF6। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, क्रायोलाइट का हो जाएगा। 21 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए बल्ब ऑफ 210 वोल्ट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद इन 5 मिनट्स। कि एक बल्ब है जिसकी 210 वोल्ट की पावर का है, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा 5 मिनट में। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारे पास एच का फॉर्मूला होता है, एक तो आई स्क्वायर आर बाई टी,
तो एक तो ये वाला फॉर्मूला आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो करंट जैसी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक हीट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हमारे पास पावर डी होती है, टाइम होता है, तो हीट का क्या फॉर्मूला होगा, पावर मल्टीप्लाई में टाइम। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास टाइम होता है वो किस में होता है, सेकेंड्स में होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम हमें किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, लेकिन हमें टाइम किस में चाहिए, सेकेंड्स में। तो इसकी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर की वैल्यू कितनी है, 210 वाट, मल्टीप्लाई में टाइम कितना गया है 5, और मिनट के लिए क्या आ जाएगा 60 सेकेंड। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 63,000 जूल। हमारे पास आंसर आया अभी जूल में, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, कैलोरी में आंसर निकालना है, और साथ में इन्होंने दिया है कि 4.2 जूल है, वो 1 कैलोरी के इक्वल है। तो यहाँ से हमने देखा कि 4.2 जूल है, वो 1 कैलोरी के इक्वल है। अगर यहाँ पे 1 जूल होता तो वो कितने कैलोरी के इक्वल होता, 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया, अदरवाइज सीधा भी कर सकते हैं ना कि इसको सिंपली 4.2 से डिवाइड कर दो, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर क्या फायदा। तो 4.2 जूल है वो किसके इक्वल है, 1 कैलोरी के इक्वल। तो 1 जूल 1 बाई में 4.2 कैलोरी। हमें किसके लिए बताना है, हमारे पास कितना है 63,000 जूल। तो 63,000 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई में 4.2 मल्टीप्लाई में 63,000। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा 15,000 कैलोरी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज एस इज इक्वल टू। तो डिस्टेंस ऐसे वेरी करता है 1.2 टी स्क्वायर के जैसे वेरी करता है। हमें क्या बताना है, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। हमें बताना है यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड बतानी है जब टाइम हमारा 0 to 10 सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन, इसको हम लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है 1.2 टी स्क्वायर, इतना हमें पता चल गया। वहां पे देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फाइन चेंज इन डिस्टेंस बाई में चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखो चेंज इन डिस्टेंस, यहाँ से मैं चली और यहाँ तक मैं पहुंची, तो चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि जहां मैं पहुंची हूँ वहां से मैं पहले वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चलेगा चेंज इतना हुआ है। तो चेंज कैसे निकालेंगे हम, जब टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे कि फाइनल वाली में से इनिशियल माइनस करें, तो फाइनल डिस्टेंस माइनस में इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। की जैसे 0 सेकंड से मैं चली थी और 10 सेकंड तक पहुंची हूँ, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 में से हमारे पास 0 गया तो हमें कितनी सेकंड लगी 10। अगर यहाँ पे 0 ना होता, मान लो मैं 2 सेकंड से चली हूँ और 10 सेकंड तक चली हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा ना कितना लगा, तो यहाँ पे हम यही करेंगे ना, 10 में से 2 गया, 8 सेकंड हमें लगी है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल टाइम है वो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो जाएगा। इतना हमें पता चला। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, तो हम फाइनल डिस्टेंस निकालेंगे टी की वैल्यू पुट करके। टाइम फाइनल डिस्टेंस निकालेंगे तो फाइनल डिस्टेंस कब होगा, जब हमारा टाइम है वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो 1.2 टी के प्लेस पे 10 का स्क्वायर, तो ये आया 120। इनिशियल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, जब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टाइम होगा, जब हम 0 पे चले तो 0 होगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। उसके बाद फाइनल टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, इनिशियल टाइम 0 है। अब सारी चीज फॉर्मूले में रख देंगे हम। फाइनल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 120, इनिशियल डिस्टेंस कितना आया 0 डिवाइड बाई फाइनल टाइम 10 सेकंड, इनिशियल टाइम 0 सेकंड, तो ये आया 120 बाई 10 विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 23, 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। की जो है ना वो 206 ग्राम है किसका, सोडियम ब्रोमाइड का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। तो मैक्सिमम अमाउंट है वो सोडियम का, वहां से हमें कितना मिलेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से देखो कि हमें क्या बताया, हमने देखा कि अगर हमारे पास हम इनका 1 मोल ले लें, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हम कितना लें सोडियम ब्रोमाइड का। देखो सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा NaBr, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा Na और प्लस में Br, Na प्लस Br नेगेटिव, ये वाले हमें मिलेगा। NaBr का जो मास होता है वो कितना होता है 103 ग्राम, और Na का कितना होता है 23 ग्राम। यहाँ से आपको यूनिटी वाले मेथड से चलना होता है। हमें किसके लिए पूछा गया है 206 ग्राम के लिए, और ये आपने ध्यान रखना कि जैसे आप ये इक्वेशन लिखोगे तो ये वाली इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमने लिखी, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हम 103 ग्राम लेते हैं NaBr का, तो वहां से हमें 23 ग्राम मिलता है
ये हमें देखा इसकी इक्वेशन से, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से हमने ये देखा कि जब हमने 103 ग्राम लिया NaBr का, वहां से हमें क्या मिला 23 ग्राम किसका मिला Na का। तो यहाँ पे आ जाओ अब 103 ग्राम से क्या मिला 23। अगर यहाँ पे 103 ना होता 1 ग्राम हम ले लेते तो क्या मिलता 23 डिवाइड बाई 103 ग्राम। लेकिन हमें बताना किसके लिए है 206 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 206 ग्राम ऑफ NaBr क्या कंटेन करेगा 23 डिवाइड बाई 103 मल्टीप्लाई में 206। तो जब इसको काटेंगे हम यहाँ से तो ये किसके इक्वल आएगा 46 ग्राम के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे और कुछ होता, जैसे यहाँ पे हम ले ले एग्जांपल NaCl होता, तो भी हम देखते कि कितने Na, पहले इसकी इक्वेशन लिखो और वो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको यूनिटी वाले मेथड से निकालेंगे कि 103 ग्राम से हमें 23 ग्राम ऑक्सीजन मिली, एक से हमें 23 बाई 103 ग्राम से सोडियम मिला, उसके बाद 206 से क्या हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 103 मल्टीप्लाई में 206, तो यहाँ से 46 ग्राम हमारे पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 24, द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन आर, जो हमारे ओशियंस होते हैं उनमें चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। तो देखो बायो का जितना भी पोर्शन मिलेगा ना वो आपको लर्निंग बेस मिलेगा, वहां पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका है डाई एटम्स, इसका ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं अप्रोप्रिएट होगा साइंस को अपर प्राइमरी स्टेज में सीखने के लिए। तो देखो बच्चा प्राइमरी से ऊपर उठ चुका है तो उसको सही गलत की थोड़ी बहुत नॉलेज उस टाइम पे आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट तो वो क्या करेगा, वहां पे क्या पूछा है हमसे सही नहीं है, तो वहां पे उसको थोड़ी बहुत ही नॉलेज आती है, लेकिन वो ये नहीं होता कि जो भी सीखेगा वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्व थिंग्स एंड रिकॉर्डिंग्स, तो ये बात तो सही है कि वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, ग्राफ प्लॉट करके देख सकता है, जो एक्सपीरियंस होगा उससे सीखेगा, लेकिन वो नहीं है ना लर्न द सब्जेक्ट थ्रू एब्स्ट्रैक्शन कि वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को गेन कर लेगा, वो इतने हाई लेवल पे है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा कि ये वाली चीज है ना यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल पे बच्चा है वो नहीं समझ सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद विच इज करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग वाला ज्यादा होगा, रोलिंग वाला ज्यादा होगा, स्टैटिक वाला। एक तो देखो कोई चीज खड़ी है ना, खड़ी है तो वो तो बिल्कुल ही उसका जो स्टैटिक उसका जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा तभी वो स्टॉप हुई हुई है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो सबसे ज्यादा आ गया, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 है वो राइट हो गया। अब ये नहीं पता आपको, तो यहाँ पे देखो एक तो चीज है मैं स्लाइड करूंगी, स्लाइड में भी तो फ्रिक्शन क्या होता है वो हमें रोकेगा, जो चीज स्लाइडिंग फोर्स है उसको कम करेगा, लेकिन एक चीज घूमते हुए आएगी तो वो और जल्दी आ जाएगी, स्लाइड होके उसको थोड़ा सा उससे बजाय टाइम लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या होगा, जितना स्पीड स्लो उसकी वो स्पीड है वो कर सके उसके उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पे स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, गिबॉन्स proboscis monkeys are and rhinoceros are found in following subregion of oriental geographical रीजन। तो ये हमारे जो गिबॉन्स हो गए, प्रोबोसिक्स हो गए और जो राइनोसोर्स हो गए वो कौन से रीजन में हमें मिलते हैं, तो ये वाली चीज भी फिक्स है कि वहां पे वो हमें कहाँ मिलते हैं, इंडो मलयालम रीजन सब रीजन में मिलते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसकी रेंज हम डिफाइन नहीं कर सकते। ग्रेविटेशन क्या होता है कि जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की साइड आती है, तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास कोई फिक्स नहीं होती, हम जहां तक मर्जी तक जहां तक फेंके तो वो हम मेजर नहीं करके बता सकते कि कहाँ जाने के बाद हमारी चीज है वो वापस नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर इनफाइनाइट, तो इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है। उसके बाद व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड द देन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी एंड एनर्जी दोनों ही डिक्रीज हो जाती हैं, या तो वेलोसिटी और एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो जब भी हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड उससे पास किया जाता है ना, तो ना तो उसकी कोई भी वेलोसिटी चेंज होती है और ना ही उसकी एनर्जी चेंज होती है। अब एनर्जी ही वेलोसिटी से रिलेटेड है, अगर वहां पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा कि वेलोसिटी और एनर्जी दोनों ही वहां पे क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद ए लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म में से एक लाइट को पास किया जाता है, द एंगल ऑफ डेविएशन इज, तो वहां से एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो प्रिज्म में से इंसिडेंट लाइट जाती है, उसके बाद क्या होती है यहाँ से टकरा के ये एमरजेंट हो जाती है,
और यहाँ पे ये वाली जो इंसिडेंट लाइट है, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि कितना डेविएट हुआ। डेविएट का मतलब क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे ना जाके यहाँ पे गई है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे होगा कि जहाँ पे इंसिडेंट रे को होना चाहिए था लेकिन वो वहां पे है नहीं, तो यहाँ पे ये वाली रे बाहर आई है तो एमरजेंट रे, और यहाँ पे ये किसके भी, यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ पे इसको जाना चाहिए था, तो ये इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल हो जाएगा किसके बीच में, इंसिडेंट के बीच में और एमरजेंट के बीच में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन इंसिडेंट और एमरजेंट रहेगा। तो यहाँ पे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट और एमरजेंट है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारा 31 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इन प्लांट्स। इनमें से कौन से सीक्वेंस है वो सक्सेशन होगा ना प्लांट्स में, उसके लिए करेक्ट होगी। तो यहाँ पे दो सीक्वेंस को मर्ज किया गया है, तो इसलिए हम डेफिनेटली हम नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो मैजिक वाली जो सीक्वेंस होती है, ये मैजिक वाला जो फंक्शन होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो हर इसीलिए हम इसके बिहाफ पे हम बताएंगे कि जो हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा, कि जिरार्च से क्या बनेगा, हाइड्रार्च, और वहां से क्या बनेगा, मैजिक। तो ये वाली दो सीक्वेंस को मर्ज करके ये वाली सीक्वेंस है वो बनाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन 32, द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ ए सिंथेटिक डिटर्जेंट इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हाइड्रोफिलिक एंड क्या होगा एक डिटर्जेंट का। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो पार्ट होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर हेटर होता है, मीन्स जो वाटर से दूर चला जाता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग पार्ट। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये भी आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या होता है, जो साल्ट होते हैं ना, सोडियम के साल्ट होते हैं, सोडियम सल्फेट के जो साल्ट होते हैं वो वाला होता है। अगर यहाँ पे डिटर्जेंट ना होके सोप होता तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता, यहाँ पे मिलते कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट, यहाँ पे होते सल्फोनिक साल्ट। तो डिटर्जेंट है तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर इसकी बजाय सोप होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन 33, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इनमें से कौन सा है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लास 10th का रहेगा, मेटल्स और नॉन मेटल से रहेगा। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि पहले हम मेटल्स को सिंपली फॉर्म में वो करते हैं, लेते हैं। उसके बाद वहां पे देखो रिएक्टिविटी की टेबल बताई हुई है। उसके बाद क्या होता है, हाई रिएक्टिविटी को कैसे हम लेते हैं, लो रिएक्टिविटी को कैसे लेते हैं, और जिनकी मिडल में रिएक्टिविटी होती है उनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो वहां पे हमें पहले सल्फाइड और ऑक्साइड और वहां पे मिलते हैं। उसके बाद उन सल्फाइड और जो हमारे ऑक्साइड और है उनका हम रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोक। उसके बाद हमें क्या मिलती है, मेटल मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका वहां से है, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है इसके लिए वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34, व्हाट आर द प्राइमरी लाइम्फोइड ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो बायो के जो वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सीधे याद करने के हैं, यहाँ पे कोई भी लर्निंग बेस बहुत ही कम होती है। तो कौन से जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी में वो प्राइमरी लाइम्फोइड होते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे स्प्लीन लिम्फ नोड्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा बोन मैरो एंड थाइमस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो प्राइमरी लाइम्फोइड कौन से होंगे, बोन मैरो एंड थाइमस। उसके बाद क्वेश्चन 35, ए ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट हाई इन मॉइस्चर कंटेंट। तो एक हमें ऐसा कोयला बताना है जिसमें कार्बन कंटेंट हो वो कम हो, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो, जनरली यूज इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज किया जाए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना आपके, तो यहाँ से देखो आप 6 to 10 वाला जो ये जो पीछे पेपर हुआ है 2023 वाला, इसमें आपको मोस्टली जो टॉपिक है वो किसके मिलेंगे, 6 to 10 के मिलेंगे। ये नहीं कहती मैं कि 11th 12th का कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ पोर्शन मिलेगा आपको। 5 to 6 क्वेश्चन लगा लिया तो 10 क्वेश्चन लगा लो, आपको 11th 12th के मिल जाएंगे। लेकिन जो 50 क्वेश्चन है वो तो आपको कहाँ के मिलेंगे, 6 to 10 के मिलेंगे। तो आप ये लगाओ 50 में से भी अगर आपके 40 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो आप सब्जेक्ट में अच्छा हो जाता है। अगर आपका कॉमन पोर्शन भी थोड़ा सा ठीक ठाक सा है तो आपका एग्जाम है वो इजिली निकल जाएगा। तो ये वाली चीज है, ये किसके लिए है, ये वाली स्पेसिफिक वो बताई होती है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ये भी आपका क्लास 7 या 6 में से एक क्लास का ही मिलेगा आपको, तो वहां से एक बार देखना आप। तो यहाँ पे कौन सा होता है, वो होता है लिग्नाइट। वहां पे अलग अलग उसकी ये दी होते हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो ये वाला रहेगा लिग्नाइट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 36,
इन विच ऑफ फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर, इनमें से कौन से मीडियम में जो साउंड की वेव है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो वैक्यूम में तो साउंड की वेव है वो होती ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है 0 वैक्यूम में। सबसे मैक्सिमम किस में होती है सॉलिड में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में, उसके बाद वैक्यूम में। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, तो एयर वाटर हो वो, तो यहाँ पे देखो ग्लास सॉलिड के जैसे होता है, तो यहाँ पे कहाँ पे होगी मैक्सिमम स्पीड होगी ग्लास में। तो ऑप्शन 2 इज राइट। उसके बाद पहले सॉलिड में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में, उसके बाद वैक्यूम में तो 0 होती है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन 36 है इसका जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, तो कौन सा यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर होगा, तो ये भी आपका क्लास 10th का क्वेश्चन रहेगा। एसिड बेसिस एंड साल्ट, वो साथ में ये आपके क्लास 6 या 7 में ये वाला चैप्टर वहां पे भी आता है। तो वहां पे पहले 6-7 का पढ़ो, वहां पे मैंने वीडियो डाली हुई है सिलेबस की, तो वहां पे आप देखो मैंने ये बताया हुआ है कि कौन सा चैप्टर आपको कौन सी क्लास में मिलेगा, तो वहां से आप जाके देख लेना। एसिड बेसिस एंड साल्ट 10th में होता है और 6-7 में से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 6 या 7 में से एक क्लास में ये होता है, तो आप वहां से देख लेना एक बार। तो वहां पे क्या है कि कौन सा एसिड इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, कि वहां पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर होता है, एक टर्मरिक होता है, वहां पे हमें क्या बताना होता है कि उनमें चेंजेस कैसे होते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम ये पता लगाते हैं कि एसिड है या वो बेस है। तो यहाँ पे जो हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है इनमें से क्या होता है टर्मरिक होता है। जैसे आप टेस्ट भी करके देखना चाहो तो देख सकते हो कि जब हमारे कपड़े पे हल्दी लगी होती है और उस पे हम साबुन लगाते हैं, साबुन क्या होता है बेसिक, तो वहां पे वो कैसे कलर की हो जाता है, जो हमारे हल्दी लगी होती है वो रेड कलर की हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारी ये है टर्मरिक है वो किसके जैसे काम करती है, एक एसिड बेस इंडिकेटर के जैसे वो काम करेगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 37 है, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही होगी। तो देखो व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो ये देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज का क्वेश्चन आया है जो कि है क्लास 7th में, वो थोड़ा सा इसका टॉपिक चेंजेज अराउंड अस करके क्लास 6th में है, तो अगर वो देखना चाहो तो आप वो भी देख लेना। बाकी अब वाला जो लेवल है ना वो वाला एग्जाम अच्छा गया, अच्छा था, इतना मुश्किल भी नहीं बोल सकते और इतना आसान भी नहीं बोल सकते। तो 6 to 10 में से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो होते जा रहे हैं। तो देखो व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई कैंडल जलती है तो वहां पे फिजिकल चेंज भी होते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं जिसकी स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया सबसे मोस्ट कॉमन हमारा वाटर का हो गया कि वाटर है वो उसमें पहले आइस थी, आइस वाटर में चेंज हो गई तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, लेकिन है तो आइस, वहां से हमें कोई भी नया सब्सटेंस है वो देखने को नहीं मिला। ऐसे ही क्या जब हमारी जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए तो वहां पे भी हमें लिक्विड से गैस में चेंज मिल गया, स्टेट चेंज हो गई वहां से, लेकिन फिर भी वहां भी है तो क्या वो वाटर ही है। तो यहाँ पे क्या होता है फिजिकल चेंज ही होता है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे हम ये पेज ले और इसको हम जला दे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी एसिड मिलेगी, तो एसिड को हम वापस से पेज में नहीं बदल सकते। लेकिन हमारा जो वाटर है उसमें अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो वैसे ही हम उसको लिक्विड से वापस से सॉलिड में भी बदल सकते हैं। तो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, कि अगर हमने एक बार पेज को जला दिया तो वहां से हमें एसिड मिली तो उसको हम वापस से पेज में नहीं बदल सकते। उसके बाद फिजिकल प्रोसेस में कोई भी नया सब्सटेंस वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन केमिकल चेंज में वहां पे हमें कोई ना कोई एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। जैसे पेज को जलाने पे एसिड, वैसे ही देखो मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वहां पे धुएं के टाइम में एसिड सी हमें मिलती है ना, तो वो क्या हो गया उसमें केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होगा कि वो जैसे हम उसको वो करेंगे लगाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो मेल्ट होकर लिक्विड सी फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे फिजिकल भी चेंज होगा तो केमिकल भी चेंज होगा। क्वेश्चन ऑप्शन 2 क्या है, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करके वहां से बायोगैस प्रोड्यूस करती है, तो ये वाली बात भी सही है। उसके बाद डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, तो यहाँ पे देखो अगर हमने ऊपर ऊपर से इसको पढ़ा तो हमें ये वाली चीज है वो सही लगेगी, लेकिन यहाँ पे एक बार देखो डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक, नहीं, हम लेयर किसकी लगाते हैं जिंक की लगाते हैं आयरन पे, आयरन की जिंक पे नहीं लगाते। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था कि कौन सा सच नहीं है। उसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज फिजिकल चेंज, सही बात है कि रबर बैंड को हम जब स्ट्रेच करेंगे तो वापस से वो शेप गेन कर लेता, तो वहां पे कोई नया सब्सटेंस हमें को नहीं मिला, तो वो जो सेम था, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हमारे क्या है गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक पे
जिंक की लेयर है वो आयरन पे लगाते हैं, ना कि आयरन की लेयर जिंक पे। तो हमारा क्वेश्चन 38 का ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो वहां पे हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, तो वहां पे उनमें क्या क्या क्वालिटी होती है। देखो जैसे अमीबा होता है, एक अमीबा से हमें सेकंड वो डिसोसिएट होके वहां पे नया जो उसका वो ऑफस्प्रिंग है वो हमें मिल जाता है। तो उनमें क्या होता है कि सारी क्वालिटी सेम होती है, मोर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी वो सेम होता है। तो ओनली मोर्फोलॉजिकली नहीं होगा, जेनेटिकली ओनली नहीं होगा, दोनों से डिफरेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। तो ऑप्शन 3 है वो यहाँ से वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40 है, एट ए हाइट h above the earth surface द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फिजिक्स में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डेरिवेशन मिलेगा। तो इसको मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि डेरिवेशन की बजाय आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप इतना जो ज्यादा जो वो है डेरिवेशन है वो नहीं करके देख पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक एच अर्थ की सरफेस पे एच हाइट पे वहां पे क्या होता है, एक थोड़ा सा फ्रैक्शनल चेंज होता है, तो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो वहां पे हमारे पास होगा 2h/r एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ए स्टेट, कि जो जब एक स्टेट चेंज होती है, मीन सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है या लिक्विड से गैस चेंज हो जाती है, तो वहां पे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। तो देखो जब भी फेज चेंज आता है ना, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि जो टेम्परेचर हम देते हैं वो वहां से जैसे हमने चेंज करना है सॉलिड से लिक्विड में, तो जो टेम्परेचर हम देंगे ना, वो टेम्परेचर सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना उनको ब्रेक करने में यूज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद सेकंड क्या है, ड्राई आई गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कि जो ड्राई आइस होती है वो एकदम से सॉलिड फॉर्म में होती है। वो ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। वो क्या करती है एकदम से वो किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में, लिक्विड स्टेट में वो चेंज नहीं होती। तो ये बात सही है। उसके बाद हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है उसमें उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा रही होगी, तभी हमें उसको जो टेम्परेचर है ज्यादा देना पड़ा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा। तो ये वाली चीज तो गलत है। अगर वीक फोर्स है वहां पे, तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने पे वो टूट जाएंगे, और थोड़ा ही जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होएगा, कम होएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट गलत है, 3 गलत है, 2 हमारे पास सही है। उसके बाद देखो नेगलेक्शन से हम कैसे करते हैं हम इसे, कि हमारे पास 3 गलत है, तो 3 इसमें है इसमें है, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा। और हमारे पास जो 1 है वो भी गलत है, तो ये भी नहीं होगा। 1 और 3 दोनों गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन 4 को देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर फॉर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ए सब्सटेंस। कि वेपराइजेशन की जो लेटेंट हीट होती है वो ज्यादा होती है बजाय किसके, उसके फ्यूजन के। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन क्वेश्चन 41 है उसका ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 42, हाउ मैनी फेशियल बोन्स आर देयर इन दिस स्कल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन स्कल में कितनी फेशियल बोन्स होती हैं। तो हमारे जो ये तो देखो याद करने की बात है, अगर पता है तो बता सकते हो, अंडरस्टैंडिंग इसमें कुछ है नहीं। तो हमारा जो ह्यूमन स्कल होता है उसमें कितनी फेशियल बोन्स होती है, उसमें 14 फेशियल बोन्स होती है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड बाय एल्विन इटल। कि जो साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक थी वो किसने डेवलप की थी, एल्विन इटल ने। नहीं तो ये चीज गलत है, क्योंकि जो साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक थी वो एडवर्ड साउथर्न ने डेवलप की थी, ना कि एल्विन इटल ने। तो ये वाली हमारे पास गलत हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय ब्रूमे एंड गिलबर्ट। जो नॉर्थर्न ब्लोटिंग तकनीक थी वो किसने डेवलप करी थी, ब्रूमे और गिलबर्ट ने। तो ये बात भी गलत है, वो किसने की थी, जेम्स एल्विन ने। उसके बाद वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड बाय जेविन इटल, टोविन इटल। हाँ तो ये वाली बात सही है कि ये वाली जो ऑप्शन 3 है हमारे पास सही हो जाएगा, कि ये वाली जो टेक्निक है, ये देखो इन चीजों को आपको पता है तो ही बता सकते हो, बात जाए इसमें समझने का कुछ है नहीं।
EM साउथर्न प्योरीफाइड IgG, तो ये वाली चीज भी गलत है। EM साउथर्न नहीं, कोहन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इस चीज को प्योरीफाई किया था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने सही में लिखा है कि जो पहली टेक्निक थी वो एडवर्ड साउथर्न ने की थी, दूसरी थी वो जेम्स एल्विन ने, और जो फोर्थ ऑप्शन था हमारा वो कोहन ने। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही दिया गया, तो ऑप्शन 3 हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 44, इन विच ऑफ फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल, व्हीकल में जो यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है। तो ये देखो इतने मैक्सिमम क्लास के क्वेश्चन नहीं है, जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री देखने को मिलेगी वो 6 to 10 की ही है। तो यहाँ पे देखो जो व्हीकल का मिरर होता है वो क्या करता है, हमें बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी करके दिखाता है। जैसे जो गाड़ियां पीछे होती हैं, उन बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है वो हमें उसके जो मिरर होता है उसके शीशे में छोटी होके दिखाई देती है। तो वो वाला जो काम कौन करता है, कन्वेक्स मिरर करता है, बड़ी चीजों को छोटी दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कन्वेक्स। ऐसे जैसे मेकअप में देखें, मेकअप में हमें अपने फेस को अच्छे से देखना होता है, तो वहां पे हमें छोटी चीजों को बड़ा करके देखना होता है, तो वहां पे क्या होता है, कनकेव। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन 45, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्लास 10 का रहेगा, जहाँ पे रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है ना वो दिया होता है, मे बी मेटल एंड नॉन मेटल का जो पार्ट है वो है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी के आधार पे हमें ये बताने हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद जिंक की, और सबसे लास्ट में होती है आयरन की। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। वहां पे एक टेबल दी गई है आपको क्लास 10th, और जितना मुझे याद है ना मेटल एंड नॉन मेटल में ही आपको ये जो रिएक्टिविटी टेबल है वो मिलेगी। तो वहां से आप इसको एक बार देख लेना, क्या पता नेक्स्ट टाइम और एलिमेंट यहाँ पे मेंशन करके आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन 46, विच वन ऑफ दीज ए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे कौन सा इनमें से, ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, तो कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो यहाँ पे देखो एसिटाइलोकोलिन और एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पे देखो डोपामाइन। तो जब इसकी फाइनल आंसर की आई थी ना, तो इसमें 2 भी सही था और 3 भी सही था। तो जो दोनों ऑप्शन है वो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक लगाया है तो आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 46 का 2 and 3। उसके बाद क्वेश्चन 47, ए ब्लॉक ऑफ ए मास 5 किलोग्राम इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। एक टेबल है उस पे एक ब्लॉक रखा गया है मास का 5 किलोग्राम का। अगर उस ब्लॉक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, हाइट है 40 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि जो प्रेशर होगा उस पे कितना एक्सर्ट होगा उस ब्लॉक पे। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वहां पे हम कौन सी चीज लेनी पड़ेगी, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें वहां पे देखेंगे कि वो कितना उस पे फोकस, कितना जो प्रेशर है उस पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले आपको। प्रेशर का होता है फोर्स बाई एरिया, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, mg, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू देती है मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg हो जाएगा डिवाइड बाई एरिया। तो मास कितना है 5 किलोग्राम है, तो 5 मल्टीप्लाई में ये g की वैल्यू कितनी है 9.8, तो 9 इस पॉइंट के नाम का यहाँ पे हमने 10 लगा दिया, तो 98/10। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 10, और ब्रेथ कितनी है 20, लेकिन ये वाली चीजें किसमें है सेंटीमीटर में, और ये वाली चीजें किसमें है मीटर में। तो हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 10/100, और ये क्या हो जाएगा 20/100। तो ये वाली चीजें देखो 10 एरिया था नीचे आएगा, तो 10/100 इसका ऊपर चला गया, 20 का 100 ऊपर चला गया। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करके इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही निकल के आएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 48, व्हेन glomerular filtration rate fast which of following hormone is released to stimulate glomerular blood flow। तो यहाँ पे देखो जब हमारे बॉडी में जो ये वाला जो हार्मोन होता है ग्लोमेरुलर, इसमें क्या होता है जब इसका जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो फॉल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ये वाला जो रहेगा रेनिन हार्मोन रहेगा। तो ऑप्शन 2 है इसका वो सही हो जाएगा। तो बायो वाले क्वेश्चन तो देखो अगर पता है तो बता पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो बायो को लास्ट के लिए छोड़ लो, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से कर लो, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मिनिफेरस ट्यूबुल इज नोन एज, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन 4 है हमारा वो सही हो जाएगा। क्या, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज नोन एज स्पर्मिनेशन। तो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। हाउस फ्लाई हैव स्पंगिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, कि जो अपनी हाउस फ्लाई होती हैं उनका जो माउथ पार्ट होता है वो स्पॉन्जिंग टाइप होता है, तो ये वाली बात सही है। उसके बाद
हनी बी है बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, कि जो हनीबी होती हैं उनका जो माउथ पार्ट होता है बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। बटरफ्लाइज का कैसा होता है, सिफोनिंग टाइप माउथ होता है। कॉकरोचेज का च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो यहाँ से देखो हमारे पास है जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 वो वाली चीजें सही हैं। तो ये वाला कि हाउस फ्लाई का जो माउथ पार्ट होता है वो स्पंजिंग होता है, और हनी बी का है वो च्यूइंग टाइप नहीं होता, तो इसलिए ये वाली चीज गलत हो जाएगी। बटरफ्लाई का भी सिफोंजिंग टाइप होता है, ये स्पॉन्जिंग है और ये सिफोंजिंग है। तो इन चीजों में छोटी छोटी डिफरेंस है, तो ये वाली चीज आपने देखनी है। और कॉकरोचिंग का भी च्यूइंग टाइप नहीं होता, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। तो यहाँ से अपना फर्स्ट और थर्ड है वो सही होगा, और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। 51, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज of 15 kg from the ground and puts it on his head। एक पोर्टर है, उसने क्या किया, एक लगेज था जो सामान होता है उसको उसने उठाया और अपने सर पर रखा 2 मीटर अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से कितने ऊपर था, 2 मीटर अबव था। तो वर्क डन हमें वहां पे बताना है, कितना वर्क डन उसने किया। उसने लगेज को उठाया, 15 किलोग्राम का वो लगेज था, और अपने हेड पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे उसने उठाया। तो उससे हमें पूछा गया है कि कितना वर्क डन वहां पे हुआ होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है पहले उसको लिखो। यहाँ पे दिया गया है 15 किलोग्राम, इट मीन्स क्या, ये मास की वैल्यू है, तो मास कितना आया 15 किलोग्राम। उसके बाद एम कितना है यहाँ पे, वो कितना यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस, यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे देखो कितना गया है 2 मीटर। कितने डिस्टेंस पे उठाया है इसने, 2 मीटर पे यहाँ पे उठाया। तो इसको लिखो आप डिस्टेंस से, एस को डिस्टेंस से हम एस से दिखाते हैं। तो कितने डिस्टेंस पे उठाया गया है, 2 मीटर पे। तो वर्क डन हमें बताना है। तो देखो इसके लिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू में एस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जितनी उसमें हुई है। तो यहाँ पे लगाओ फोर्स कितना, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं एम जी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा। तो यहाँ पे एफ क्या हुआ एम जी, और एस, एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 15 किलोग्राम, जी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या है, एस डिस्टेंस कितना है 10, तो यहाँ पे क्या आया 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे क्या आया 300 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो कौन सा सही आया, ऑप्शन 1। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपने सम को करना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन 52, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमें ऑब्जेक्ट की दी गई है, मास है उसका m, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है हमें 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी दी गई है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है उसकी 25 जूल। अब हमें क्या पूछा गया है, अगर हम उसकी वेलोसिटी को कितना बढ़ा दें, इफ वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, अगर उसकी वेलोसिटी को 3 टाइम बढ़ा देंगे तो वहां से काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी। तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर, किसके इक्वल, m मींस मास, v मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई है, तो पहले हम इन दोनों कंडीशन को लिखेंगे। देखो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, तो जो मास है यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हमने 1/2 एज इट इज है, m मास बॉडी का m ही दिया गया, तो m वेलोसिटी स्टार्टिंग में हमें कितनी दी गई है 5, तो यहाँ पे हमने रखा 5 का स्क्वायर। तो और इसकी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 25 जूल दी गई है, तो यहाँ पे हमने रखा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25, और इसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25/2 मीटर। तो यहाँ से हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो पूरी यहाँ पे सोल्व की है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली देखो, इसी वेलोसिटी को हमने क्या किया है 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m में कोई चेंज नहीं हुआ, 1/2 कांस्टेंट है, मास बॉडी का सेम है, वेलोसिटी पहले कितनी थी 5 थी, 3 टाइम इंक्रीज किया तो 3 × 5 मींस ये 15 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ जाएगी 2 to 5/2 m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ से मीटर पर सेकेंड लगाओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर यहाँ पे m मतलब m क्या किसके लिए है, ये मास के लिए है, कहीं यहाँ पे ये सोचो कि इसकी यूनिट है, ये m है मास के लिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 आई हमारे पास 2 to 5 m/2, ये वाली फर्स्ट के लिए वैल्यू आई, ये वाली सेकंड के लिए वैल्यू आई। तो यहाँ से आप लगाओ, यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, तो इनको डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो 1 क्या है हमारे पास 25, इसकी क्या है ये 1 क्या, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2। तो काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 25/2,
तो यहाँ पे हमने लिखा देखो 25/2m है, काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू हमारे पास, पहले इसकी वैल्यू हमने पुट नहीं की। सेकंड क्या है 225/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आएगा 25/225। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि ke1 है वो ke2 किसके इक्वल आएगी 25/225। लेकिन काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, तो इसको हमने यहाँ पे 25 रख दिया। उसके बाद 25 ke2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 25/225, तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू कितनी आएगी 225 जूल्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई चीज में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नेचर ऑफ साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। फर्स्ट क्या है साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। देखो ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, टोटली हो गया, ओनली हो गया, ये वाले पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड के जैसे काम करते हैं, क्योंकि ना तो कोई भी चीज यहाँ पे कम्प्लीटली होती है और ना ही यहाँ पे कोई चीज मोस्ट ऑफ टाइम 100 में से 99% चांस होते हैं अगर वहां पे ओनली मिलेगा या तो टोटली मिलेगा तो वो वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। तो टोटली पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं होते ना साइंटिस्ट। सेकंड क्या है द साइंटिफिक मेथड इज ओनली गाइड, कि अकेला गाइड नहीं होता किसी भी रिसर्च करने के लिए, कि साइंटिफिक मेथड ही गाइड होता है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग भी काम करती है। साइंस इज सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, नहीं विश्वास पे थोड़ी काम करता है, साइंस तो फैक्ट पे काम करेगा। साइंस इज सोशल इन नेचर, तो साइंस हमारा क्या होता है सामाजिक होता है नेचर में। तो हमारा 53 का ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 54 विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया, तो कौन सी स्पीसीज होगी वो क्रिटिकली इंडेंजर होगी इंडिया में रेप्टाइल्स की, तो वो कौन सी होगी घड़ियाल होगी। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन है वो हार्ट से सिक्रेट किया जाता है। तो बायो वाला पोर्शन में हर वीडियो में आपको ये बात बताती हूँ कि लर्निंग बेस्ड होता है, तो पहले अपने फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पोर्शन को इतना मजबूत करो कि वहां से आपका 1 मार्क्स भी ना बटे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा हार्ट से, एट्रियल न्यूट्रियोरेटिक फैक्टर। तो इसमें तो नाम भी अजीब अजीब होते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा एट्रियल न्यूट्रियोरेटिक फैक्टर। उसके बाद क्वेश्चन 56 देखो यहाँ पे 6, 7 से भी क्वेश्चन आए हैं जो 2023 वाला था, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, वो मुश्किल एग्जाम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम, फ्लेम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट होगी। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कंडीशन दी गई है फ्लेम का, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो वहां पे ये चीज दी गई है कि आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज इट्स हॉटेस्ट पार्ट वेयर कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, कि जो हमारा आउटर पार्ट होता है ना वही फ्लेम का सबसे ज्यादा हॉट पार्ट होता है और वहीं पे कंबशन होता है। तो हमारी जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद मिडल जोन ऑफ फ्लेम इज रेड कलर्ड, कि मिडल जोन होता है फ्लेम का वो रेड होता नहीं, मिडल जोन होता है फ्लेम का वो येलो कलर का होता है ना कि रेड का। इनरमोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट, जो सबसे ज्यादा इनर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो मॉडरेटली हॉट होता नहीं, वो सबसे कम हॉट होता है, तो लीस्ट हॉट होता है, ये भी गलत है। इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज ब्लू कलर, जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है ना वो ब्लू कलर का होता है नहीं, वो किस कलर का होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन 1। उसके बाद क्वेश्चन 57 ए कन्वेक्स मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस, यहाँ पे हमें क्या दी गई है कन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है 3 मीटर है। इफ ए ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दी मिरर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया गया है 5 मीटर, हमें पोजीशन बतानी है इमेज की। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए कि पहले तो आप ये देखो कि कन्वेक्स मिरर में है ना पॉजिटिव इमेज होती है, क्योंकि इमेज पॉजिटिव क्यों होती है क्योंकि ये राइट हैंड साइड बनती है, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को जैसे देखो यहाँ पे ये वाला मिरर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारा जो भी मिरर होता है कन्वेक्स या कनकेव, इस वाली को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ वाली वैल्यूज लेते हैं नेगेटिव, ऐसे ही ऊपर वाली लेते हैं पॉजिटिव, नीचे वाली लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कन्वेक्स होता है ना यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे बनेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, तो यहाँ से हमने नेगेटिव वाले दोनों ऑप्शन को काट सकते हो आप। तो उसके बाद देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 2 इंटू में फोकल लेंथ, तो यहाँ से हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आई 3/2, तो ये वाली चीज हमने पहले निकाल ली। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। v क्या होता है इमेज ऑफ डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और अब देखो इमेज यहाँ पे बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा इधर रखा होगा, इधर रखा होगा तो मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा।
उसके बाद फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। तो 1/f, तो यहाँ पे देखो 1/3/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे देखो वैसे तो प्लस था लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लिया हमने माइनस, तो वो -5 होने की जैसे यहाँ पे क्या आया माइनस के 1/5। यहाँ पे इसको यहाँ पे इधर लेके आए तो हम 2/3 प्लस में 1/5 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 10 और यहाँ से 3 और 15, तो 1/v, v आएगा तो क्या 13, 15/13, ये क्या आएगा 1.15 मीटर। तो यहाँ से ये क्या रहेगा 1.15 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन 57 है, इसका क्या रहेगा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 58, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल। तो इनमें से कौन सा सेट है फिशेज का जो खाया जा सकता है। तो ये भी अगर आपको पता है तो यहाँ बता सकते हो, तो काटला, रोहू, हिल्सा और बॉम्फ्रेट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 59, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस। लाइट है, कोई भी लाइट है, वो कहाँ से एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.50। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, तो वैक्यूम में जो स्पीड लाइट की रहेगी ये तो हमें बतानी है, ग्लास में क्या रहेगी। तो इसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या इसके इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दी गई है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होगी 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8, तो मीडियम में क्या हो जाएगा, ये इधर गया और ये डिवाइड में आया, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी ही नहीं गई, तो ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, इसका मार्क्स सभी को मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 60, कंसिडर ए केस व्हेन गैसेज आर डिफ्यूज्ड थ्रू ए पोरस स्पॉट टू वैक्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसा केस हमें लेना है जहाँ पे गैसेज हैं वो डिफ्यूज की गई हैं सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो कौन सी गैस है वो सेम स्पीड से यहाँ पे वेरी करेगी। तो देखो यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√ऑफ मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे देखो मोलिकुलर वेट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे जिन भी गैसेज का मोलिकुलर वेट सेम होगा तो वहां पे हमारा आंसर है सही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कार्बन का कितना मास होता है 12 और यहाँ पे कितना 16, तो ये हो जाएगा 28। ऐसे ही एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ से देखो इन दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी सेम हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा 2023 का पेपर है वो भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।